मॉस्को की निर्माणाधीन इमारत में आग की ये तस्वीर सबसे पहले देखिए। ये 20वीं मंजिल पर आग के हाहाकार की एक तस्वीर सामने आई है और आग लगने के बाद हुए धमाकों की आवाज सुनिए। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो गई है शुरुआत। रविशंकर प्रसाद की तरफ से क्या कहा जा रहा है? एक पार्टी जिसने आज बेबसी का प्रदर्शन किया है, उसके संदर्भ में माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। मित्र संजय मयूख जी, डॉक्टर संबित पात्रा, सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों, नमस्ते। अभी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बहुत ज्ञान मिला है और राहुल गांधी ने तो ऐसा ज्ञान दिया है कि देश को भी काफ़ी समय लगा समझने में। तो ऐसा लगा कि बोलना जरूरी है। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक ट्वीट किया, आपको पता ही है, देखा होगा आपने। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। इन अटर desperation of imminent defeat, the Congress party at the highest level sought to create an alibi today. कुछ तो बोले, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है, फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डोंट इंसल्ट इंडियन डेमोक्रेसी। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। यह देश आपकी पार्टी से बड़ा है, यह देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। और आज इसी देश में आपने झूठ बोला है, गाली दी है और सब देश ने देखा है, टीवी पे चला है ना। तो आप झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है, आपको यह तक अधिकार है, और करें देश का लोकतंत्र नहीं है। यह कौन सा तर्क है? यह बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। इनको नई बात नहीं हो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगापुर जाते हैं तो वही कहते हैं, लंदन जाते हैं वही कहते हैं, और आज उन्होंने यहां भी कह दिया। आज उनके झूठ का मैं पोल खोलूंगा। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। सोनिया जी, राहुल जी, अब खरगे जी से कितना पूछा जाए देखते हैं। आज भी तो उनका नंबर 3 ही था प्रायोरिटी में, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की यह अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केट इतना गड़बड़ाया हुआ है। और आज मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी पनपे, कितना पनपे उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट का और गिरेगा। देयर इज अ जेंटल एडवाइस टू द कांग्रेस पार्टी। वी विश यू वेल,
But realize now, the more you allow Rahul Gandhi to speak, the more you are losing the ground in the country. अभी आप सोच लीजिए। अब थोड़ा सा राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है कि हमारा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो हम क्या करें, तो आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना जरूरी है। बाकी इनकम टैक्स का विषय है तो सरकार की ओर से बोला जाएगा, लेकिन अल्प ज्ञान समस्या पैदा करता है। राहुल गांधी जी राजनीतिक विषयों पर कितना होमवर्क करते हैं तो आप जानते ही हैं, लेकिन कानूनी विषयों पर भी जब बोलते हैं तो थोड़ी चिंता हो जाती है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में, तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। ये है सेक्शन 13A। लेट मी रिपीट, under the Income Tax Act section 13A, there is a clear provision that the political party is exempted from income tax, provided they file their return every year as to how much money has come of 20,000 rupees and duly certified auditor's report as to how much they have received from big donation. If you don't do it, you lose that exemption. ये बहुत बेसिक चीज है जिसको समझना चाहिए। अब थोड़ा हम आपको बता दें कि ये जो चिल्ला रहे हैं, 6/7/21 को असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए ऑर्डर पास हुआ कि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया था। तो रिटर्न फाइल नहीं किया तो एग्जम्पशन खत्म हो गया। एग्जम्पशन खत्म हो गया तो 105,17,29,635 रुपए का डिमांड रखा गया। और मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में धारा 220, धारा 221 में इस बात का पूरा प्रावधान है। कलेक्शन एंड रिकवरी 10 सेक्शन है। कैसे कलेक्शन होगा, कैसे रिकवरी होगी, सर्टिफिकेट होगा, पेनाल्टी लगेगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पर देयर इज ए इनबिल्ट मैकेनिज्म, तो उसका टैक्स का प्रोसेस है। आईटीओ ने नहीं किया तो आप अपील में जाएंगे, अपील ने नहीं किया तो आप कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, कमिश्नर ने नहीं किया तो आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल नहीं किया आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे ना संजय मयूख को मतलब है, डॉक्टर पात्रा को मतलब है, ना मुझे मतलब है, ना भाजपा को मतलब है। दिस इज ए रूटीन टैक्स प्रोसेस। और राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है, यह आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से जाना जरूरी है। हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया, और झूठ बोले हैं आज। अब देखिए, इन्होंने जब इनको पेनाल्टी लगी तो ये सीआईटी अपील के यहां गए, ये स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। इस बात को समझिए। इसलिए अब बिल्कुल रीजन ऑर्डर पर गया। उसके बाद फिर ये गए सीआईटी के यहां, कमिश्नर अपील के यहां, वहां भी रिजेक्ट हो गया। इनका देखा गया 135 करोड़ टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऐड किया गया। फिर आईटीएटी जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, उन्होंने इनका स्टे पिटीशन डिसमिस कर दिया। अब इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 मार्च को वो भी रिजेक्ट कर दिया। और 13 मार्च को क्या कहा, जरा वो हम बताना चाहते हैं थोड़ा मित्रों के लिए। हाँ, कोर्ट रिमार्क that it was badly handled matter and somebody from the Congress office went to sleep right from 2021. Merely because someone chose to wake up and put you on notice in February will not change those facts. फिर कोर्ट ने बाकी किया, इनका लंबा ऑर्डर है, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई है। राहुल गांधी जी, आज आपने अपनी प्रेस में इसको क्यों छुपाया? आपकी पार्टी अपील में गई,
आपकी पार्टी आईटीएटी में गई, आपकी पार्टी हाई कोर्ट में गई, आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। आपने क्यों छुपाया? और जैसा हमने बताया, इनकम टैक्स में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपके पास ड्यू है, आप ड्यू नहीं देंगे तो रिकवरी में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और जहां तक मेरे को स्मरण आता है कि लियन 135 करोड़ का इनके बैंक अकाउंट पर कोर्ट ने डाला था कि आप 135 करोड़ मत छूइए, बाकी ऑपरेट करिए। देखिए समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी हिसाब किताब रखना भूल गई है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उनको याद होगा, कांग्रेस के एक अध्यक्ष होते थे, न खाता न बही, जो डॉट डॉट कहे वो सही। याद होगा लोगों को। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं लिया। तो ये हो गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उनका 94, 95 में 53 करोड़ लगा था, और उसके बाद बाकी भी इनका 14, 15 से 20, 21 मैंने बता दिया। और ये सारी बातें जो चल रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी कहा है, बाकी कहा है, मेरे मित्र डॉक्टर पात्रा उस पर बोलेंगे, क्योंकि बहुत धन्यवाद। हाँ, बस 2 मिनट और। डोंट बिकम इम्पेशेंट लाइक राहुल गांधी। ऑफ कोर्स नॉट सर। कूल। तो मैं कह रहा था कि ये क्या मतलब है इसका, कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी आप। और आज राहुल गांधी ने कोर्ट के बारे में कहा है, इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, मीडिया के बारे में कहा है, सब चुप हैं। राहुल गांधी जी, प्लीज अपोलोजाइज फॉर कैस्टिगेटिंग दीज इंस्टीट्यूशंस। आप कोर्ट गए हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ है ना आपका, सुप्रीम कोर्ट में 1-4 को सुनवाई है ना आपकी, आप आईटीआईटी अपील में गए ना, आप ट्राइब्यूनल में गए ना, तो आप कोर्ट के प्रोसेस में गए कि नहीं गए? तो आप कैसे कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपके? वैसे क्या कहा जाए। मैं तो आपसे कई बार बात कर चुका हूं, इस परिवार ने किस तरह से नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली, वो भी केस चल रहा है, चर्चा कर चुके हैं कि बिना सिर्फ 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5,000 करोड़ की संपत्ति परिवार ने ले ली, जिस ट्रस्ट में सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे। तो मित्रों, मुझे लगा कि देश को यह बताना जरूरी है। तो राहुल गांधी जी, आपकी हार तय है। सोनिया जी, आपकी हार तय है। देश मोदी जी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आज आपने दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया है। आई रिपीट, by this utterly irresponsible, shameful comment, Sonia ji, you and your son have shamed Indian democracy globally. मत करिए। हमें भारत के लोकतंत्र पर गर्व है, हमें भारत की मीडिया पर गर्व है, हमें भारत के न्यायपालिका पर गर्व है। अभी तो देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बाकी होता है। यही तो देश है। तो मुझे लगा कि ये फैक्ट सामने रखें, और राहुल गांधी के एनजीओ मित्रों से आग्रह है, उनको जब प्रेस के सामने आप खड़ा कर देते हैं तो थोड़ा तो होमवर्क करा दिया कीजिए। क्यों उनकी जगहसाई कराते हैं? आपके वो युवराज हैं, आपके लोग उनको भविष्य के प्रधानमंत्री बनाने के लिए व्यग्र हैं, थोड़ा सा रगाई पुताई ठीक से किया कीजिए। धन्यवाद। बहुत अभिनंदन माननीय रविशंकर प्रसाद जी का, हम सबके जो प्रवक्ता हैं उनके मार्गदर्शक हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय मयूख जी का। एंड लेट मी टेल यू, when it is to speak about राहुल गांधी, yes I am a bit impatient. इतना कुछ रहता है राहुल जी के बारे में बोलने के लिए कि हम अपने दिल की तड़प को रोक नहीं पाते। तो आई एम सॉरी आई इंट्रूडेड, बट आई रियली वांटेड टू स्पीक अबाउट द फैक्ट्स, कोटिंग व्हाट राहुल गांधी रियली मीन्स। अभी बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से एक्सपर्ट के रूप में आदरणीय प्रसाद जी ने ये समझाया कि किस प्रकार, जहाँ तक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है, यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं,
तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा। द एरा ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट इज ओवर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये एरा नहीं है अब, चाहे आप गांधी परिवार के ही क्यों ना हो सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रिमेंबर इट इज नॉट द बैंक अकाउंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन, इट इज द कांग्रेस पार्टी विच इज फ्रोजन। कांग्रेस पार्टी आज फ्रोजन है। आप सोचिए, हम आश्चर्यचकित हैं, रात भर सोते नहीं है हम में से कुछ लोग। कभी कभी 2 दिन 3 दिन जब सीसी की मीटिंग होती है, माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, 4 बजे प्रधानमंत्री यहां से जाते हैं। जब हम 10 बजे सुबह जगते हैं तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री के 2 रैलियां समाप्त हो चुकी है। जो देश का प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री सुबह 4 बजे जाकर के हम 2-1 दिन में थक जाते हैं, हर दिन का रूटीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है 4 बजे जाना, 6 बजे कहीं और पहुंच जाना, 9 बजे लोगों के बीच में रहना और फिर 4 बजे तक यहां कार्यालय में बैठक करना। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पसीना और मेहनत, पी से पसीना, एम से मेहनत। पसीना बहाया है मोदी जी ने, मेहनत की है मोदी जी ने। जीत पसीना और मेहनत की होती है, पीएम ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है। बॉन्ड्स के बारे में बात हुई, हिसाब का किताब भी है यहां पर। बिना हिसाब किताब के नरेंद्र मोदी जी के युग में बात नहीं होती है। कागज है हमारे पास। बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद है, 55% जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बीजेपी के हैं। 48 सांसद, 9% सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। 11% सांसद, 24 द्रविड़ मुनेत्र कझगम डीएमके के हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 4% सांसद है, 22 सांसद है। आप यहां पर जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जहां भाजपा को 6,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिला, वहीं टीएमसी को लगभग 1400 करोड़ और कांग्रेस को भी लगभग 1400 से अधिक करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिले। सवाल उठता है, 9% सांसद और 1400 करोड़ रुपए आपको बॉन्ड के रूप में मिलता है, किसने आपको ये बॉन्ड दिया है? आप वो सूची जारी करिए। और कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने टीवी चैनल में इंटरव्यू के समक्ष बताया कि जब ये बॉन्ड की नीति पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखा गया था, द विटनेस इज सिटिंग अमिडस्ट अस, रविशंकर प्रसाद जी वाज द विटनेस व्हेन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर डिस्कस्ड। We don't have our senior colleague, the senior colleague of Mr. Ravi Shankar Prasad, Shri Arun Jaitley ji, how fluidly, how tangibly he had explained the electoral bonds. What was the basic requirement of the electoral bond? Electoral bond की basic requirement थी electoral reform, जिससे कि जो खर्चा इलेक्शन में होता है उसमें काला धन कैसे कम हो, ब्लैक मनी कैसे कम हो, और जो लोग डोनेट करते हैं उनको लगता है कहीं हमारे ऊपर बाद में आक्षेप न लगे, कहीं हमारे ऊपर विंडिक्टिव एटीट्यूड न रखा जाए, तो एक परत पर्दा का भी बीच में रहे। जब ये सारी डिस्कशंस हो रही थी पार्लियामेंट में, रविशंकर जी वुड सप्लीमेंट टू से दैट द कांग्रेस पार्टी was not just a mute spectator. The Congress party was supporter of this system. जब ये सिस्टम बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने इसे सपोर्ट किया था। मगर आज आश्चर्य का विषय है, जैसे रवि जी ने कहा कि ये बहाना ढूंढने का जो तरीका है कि आज हम हार रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा, तो किसके सर पे नारियल फोड़ना है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड के सर पे नारियल फोड़ देना है, इलेक्शन कमीशन के सर के ऊपर नारियल फोड़ देना है, टोपी पहनाना है तो आप बैंक अकाउंट के ऊपर टोपी पहनाना है। किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने नहीं कहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं कर सकते। सही शब्द का प्रयोग किया गया, एक लियन लगाया गया है कि 115 करोड़ रुपए से अधिक
इतना आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये बकाया है, उसके ऊपर जो आप खर्च करिए ना। और वैसे भी मुझे कभी कभी लगता है, जहां तक कांग्रेस पार्टी और खर्च का सवाल है, सोनिया जी और राहुल जी दोनों मंच पर मौजूद थे, दोनों आज मुचलके पे बाहर हैं, बेल पे बाहर हैं, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है मां बेटे ने, एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 इन नेशनल हेराल्ड केस, जिसके घर के अंदर, कोठी के अंदर केवल एक भ्रष्टाचार से 5,000 करोड़ रुपए रखे हो। और A to Z ऑफ कांग्रेस करप्शन, अगुस्ता वेस्टलैंड से जेड तक अगर हम चले जाएंगे तो जो रकम उस कोठी के अंदर रखी हुई है, एक इलेक्शन नहीं, पूरे विश्व के इलेक्शन को फंड करने के लिए यथेष्ट है। आज दुख इस विषय का है, सुबह जब टीवी ऑन किया गया, हम सब ने टीवी पे एक समाचार देखा, आप सब ने टीवी पे मुख्य हेडलाइन में क्या चलाया कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी हैड अ टॉक विद पुतिन एंड जेलेंस्की। बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बार बार सुना कि किस तरीके से कांग्रेस पर झूठ बोलने की बात कही गई, आरोप लगाए गए, और यह भी कहा गया कि हार की हताशा और बहाना कांग्रेस ढूंढ रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से फिलहाल क्या क्या कहा गया, जिसको देखते हुए इस वक्त बीजेपी बड़े आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। पहले वो बात सुनिए, राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। The issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या, 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल
एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, आईएसआईएस के इंडिया चीफ हारिस फारूकी और उसके साथी को असम एसटीएफ ने बुधवार को धुबरी सेक्टर के धर्मशाला इलाके में गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों को एनआईए ने भी वांटेड लिस्ट में डाला था। फारूकी देहरादून के चकराता का रहने वाला है। वो भारत में आईएसआईएस का प्रमुख था। इसके साथ ही एसटीएफ ने हारिस के सहयोगी अनुराग सिंह उर्फ रेहान को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों फंड जुटाने, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बाकायदा ट्रेंड थे। दोनों के खिलाफ दिल्ली, लखनऊ में केसेस भी दर्ज हैं। कैसे गिरफ्तार हुआ आईएसआईएस का सरगना, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि एसटीएफ को खुफिया इनपुट मिला था, उसी आधार पर यह ऑपरेशन चलाया गया। बांग्लादेश से 2 आतंकी भारत आने वाले हैं, ये इनपुट था, और भारत में आतंकी गतिविधियों को कैसे ये अंजाम देने वाले हैं, इस पर नजर थी। इनपुट के आधार पर ही एसटीएफ की टीम आतंकियों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाने पहुंची और भारत बांग्लादेश सीमा के पास तलाशी अभियान शुरू हुआ। धुबरी के धर्मशाला इलाके से दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां बता दें फारूकी भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जिस तरीके से साजिश कर रहा था, उसी आधार पर आगे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन पहले जानिए कौन है आईएसआईएस का इंडियन चीफ हारिस फारूकी। भारत में आईएसआईएस के इस प्रमुख को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि देहरादून के चकराता का ये रहने वाला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व स्टूडेंट है, पूर्व छात्र है, आईएसआईएस का ट्रेन लीडर है, फंड जुटाने में भी माहिर बताया जा रहा है। और हारिस फारूकी को आईएसआईएस में अमीर की उपाधि मिली। संगठन में सभी लोग फारूकी को जिस तरीके से फॉलो करते आए हैं, उसको लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। अब एक और बड़ी खबर, जहां आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश पर चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, जानिए। अमेरिका ने कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा हम चीनी घुसपैठ पर विरोध जताते हैं। पिछले दिनों चीन ने प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे पर विरोध जताया था, जिसके बाद ये बड़ा बयान और ये बड़ी खबर सामने आई। Recently, Prime Minister Modi has visited the Indian state of Arunachal Pradesh, and as a reaction, the Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin has said that China strongly deplores and firmly opposes the Indian leader's visit to east section of China-India boundary. I want to get your comment on that. The United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory, and we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments, military or civilian, across the line of actual control. अमेरिका के इस बयान की टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए भारत का अरुणाचल, चीन को मिर्ची क्यों, ये जान लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश जाने से चीन की बौखलाहट को लेकर बड़ी खबर सामने आई थी। सामरिक रूप से अहम सेला टनल का जिस तरीके से उद्घाटन हुआ, पीएम के अरुणाचल दौरे पर चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया था। और आगे इस बारे में भी जान लीजिए कि आखिर किस तरीके से इस बयानबाजी को देखते हुए बड़े दावे किए गए थे। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, अरुणाचल के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करता है चीन, और अरुणाचल के इलाकों में घुसपैठ की जिस तरीके से पीएलए की कोशिश होती है, उसी आधार पर बड़े दावे भी होते हैं और बड़े खुलासे। अब अमेरिका ने मुहर लगाई है, अरुणाचल भारत का अंग। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और यही वजह है कि चीन की बौखलाहट का ये एक और सबसे बड़ा जवाब है। अब जाति जनगणना पर कांग्रेस में मतभेद को लेकर इस वक्त खबर आ रही है। कांग्रेस के एजेंडे पर आनंद शर्मा ने चिट्ठी लिखी है। जाति जनगणना इंदिरा के विचार का अपमान, इस एजेंडे से कांग्रेस को नुकसान। राजीव जातिगत राजनीति के खिलाफ थे। जाति जनगणना किसी समस्या का हल नहीं है। मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद शर्मा की तरफ से लिखी गई इस चिट्ठी को देखते हुए क्या बड़ी बात सामने आ रही है और मकसद क्या है, क्या कहना चाहते हैं इस चिट्ठी के जरिए?
देखिए, आनंद शर्मा हालांकि माना जा रहा है कि बहुत दिनों से वो साइडलाइन है कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने एक खत लिखा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और खासकर जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें ये आना तय है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो जातिगत जनगणना करवाएगी, आरक्षण की जो बैरिकेटिंग है उसको तोड़ेगी 50% से ज्यादा। तो ये लगातार जो कांग्रेस पार्टी की लाइन है उस लाइन के खिलाफ आनंद शर्मा ने चिट्ठी लिखी है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये हमारी कभी इतिहास में नीति नहीं रही है। सवाल खड़े किए एक तरीके से राहुल गांधी और खड़गे पर और कांग्रेस पार्टी की इस नई नीति पर। इसके जवाब में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके समन्वयक कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन से हमने बात की। उनका कहना है कि हमारी वक्त वक्त में पार्टी को अपने आप को बदलना होता है और आज ये वक्त की जरूरत है जातिगत जनगणना। और जहां तक आनंद शर्मा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में नेता अपनी राय रख सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन जो पार्टी की लाइन है वो वही है जो राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है। हमें आनंद शर्मा पर कुछ नहीं कहना है, ये उनका कहना है जी। यानी अब जाति जनगणना को लेकर आनंद शर्मा की ये राय आने के बाद कहना सही होगा कि एक तरह का मतभेद है, वो इस एजेंडे पर चल रही कांग्रेस के साथ नहीं है। और दूसरा ये कि उन पर कमेंट करने से, इस पर रिएक्ट करने से भी कांग्रेस के नेता बच रहे हैं। जी बिल्कुल, जो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो कांग्रेस के सांसद है और मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में समन्वयक की भूमिका में रहते हैं नासिर हुसैन, कर्नाटक से ही आते हैं। उन्होंने आनंद शर्मा के जवाब में यही कहा कि जो पार्टी की लाइन है वक्त वक्त में बदलती है, वक्त के लिहाज से बदलती है, और आज की डेट में जो लाइन है वो खड़गे जी और राहुल जी वो लाइन ले रहे हैं। और जहां तक आनंद शर्मा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, कोई व्यक्ति अपनी राय रख सकता है। जब हमने उनसे पूछा कि अनुशासनहीनता क्या आनंद शर्मा ने की है, तो उनका कहना है कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने अपनी बात रख दी है, बस ठीक है, लेकिन पार्टी की लाइन वही है जो खड़गे और राहुल ने कहा है। लेकिन मतभेद जरूर सामने आए कांग्रेस पार्टी के भीतर। आनंद शर्मा बड़े नेता हैं, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी। बिल्कुल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कुमार विक्रांत आपका। एक और बड़ी खबर, जहां विकसित भारत का मैसेज भेजने पर रोक, चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला दिया है। और फैक्ट चेकिंग यूनिट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन रोका। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बड़ी खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले में अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल, इस पर विचार होना चाहिए। इंटरनेट कंटेंट के फैक्ट चेक के लिए है यूनिट। पीयूष पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, कोर्ट से आ रही इस बड़ी खबर को लेकर हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले पर क्या कहा गया, क्विक अपडेट। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने पीआईबी फैक्ट चेक वाले मामले पर कुणाल कामरा की जो पिटीशन थी उसमें फिलहाल स्टे कर दिया है, क्योंकि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की जो डबल बेंच थी उसने एक आदेश जारी किया था और दोनों में मत भिन्नता थी। ऐसी स्थिति में तीसरे जज इस मामले पर वहां सुनवाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे जज जो बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं उनके निर्णय आने तक इस मामले में स्टे का आदेश जारी कर दिया है। और ऐसी स्थिति में अब पीआईबी फैक्ट चेक जो किया जाता है वो फिलहाल नहीं किया जा सकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में आज सीजीआई की बेंच ने आदेश जारी किया है सुरभि। और इस मामले में अहम बात ये है कि जो फंडामेंटल राइट है, बेसिकली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला मसला है, उसको लेकर के पूरी दलील दी गई थी कुणाल कामरा की ओर से। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें अंतरिम राहत देते हुए फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करने के लिए कहा है। इस मामले में जब बॉम्बे हाई कोर्ट के तीसरे जज का निर्णय आ जाएगा तब स्थितियां साफ हो जाएंगी। मामले को देखते हुए क्या फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं, इस पर नजर बनाए रखें। आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पीयूष पांडे। तो फैक्ट चेकिंग यूनिट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर जानकारी दे रहे थे पीयूष, जहां आपको बता दें केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर इस वक्त की थी ये बड़ी खबर।